सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रियंका गांधी का आज अयोध्या दौरा, रोड शो हुआ और अब वो हनुमानगढ़ी फाइनली पहुंच गए। हनुमानगढ़ी में उनके दर्शन करने की तस्वीरें सामने आई है। हनुमानगढ़ी में दर्शन करके बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। रोड शो के बाद हनुमानगढ़ी पहुंची है, लोगों से मिलते मिलाते एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली आज प्रियंका की। अयोध्या का उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। राम का नाम के सहारे अब न सिर्फ प्रियंका हैं बल्कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि है वो भी उन्होंने दिखाई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक हनुमानगढ़ी में अभी दर्शन की तस्वीरें हैं जो अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने पूजन अर्चन किया, और दूसरी वो तस्वीर जिसके जरिए वो पहुंची थी रोड शो करते हुए। बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ यहाँ मौजूद रहे। तो प्रियंका गांधी का अयोध्या में एक अलग ही मिजाज, एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। प्रियंका यहाँ पर लोगों को जोड़ने के लिए उनसे मिलती हुई दिखाई दी, एक लोगों से वो कनेक्ट करती हुई दिखाई दी। सड़कों पर समर्थकों का रेला, ये था प्रियंका गांधी का अयोध्या में रोड शो जिसकी मंजिल थी हनुमानगढ़ी। प्रियंका भी अयोध्या के अपने पहले दौरे को यादगार बना देना चाहती हैं, लिहाजा वो बड़ी रैलियां नहीं बल्कि खुद लोगों से जाकर मिली। ये तस्वीरें उस बात की गवाही है जब प्रियंका गांधी महिलाओं के साथ बातचीत करती दिखी। अपने चिर परिचित अंदाज में वो सबसे मिलती मिलाती आगे बढ़ रही थी। कोई उनसे आशीर्वाद ले रहा था तो कोई प्रियंका पर फूलों की बारिश करके उन्हें आशीष दे रहा था। प्रियंका को अपने बीच पाकर लोग खुश थे, लोग प्रियंका के साथ सेल्फी भी ले रहे थे। प्रियंका आम आदमी के करीब तो पहुंची, लेकिन क्या ये करीबी वोटों में तब्दील हो पाएगी? प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगी ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। पूर्वांचल में वो कांग्रेस की जमीन पक्की करने के लिए जीतोड़ मेहनत करेगी, लेकिन ये सवाल सबके जहन में। इस सवाल ने तूल इसलिए भी पकड़ा क्योंकि प्रियंका से कार्यकर्ताओं ने जब रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा तो प्रियंका ने मजाकिया अंदाज में वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात कह दी। सवाल उठा तो वाराणसी में न्यूज नेशन ने प्रियंका से सवाल पूछा। प्लीज डोंट पुश मी, मैंने आपसे बताया कि मैं बाद में जब सब इकट्ठे होंगे तब बात करूंगी। अब प्रियंका कहां से चुनाव लड़ती हैं भी कि नहीं, इस बात का सभी को इंतजार है। लेकिन प्रियंका को इंतजार है सबके इकट्ठा होने का। ये सब कौन है, कब साथ जुटेंगे, ये भी ऐसा सस्पेंस है जिसके ऊपर से पर्दा नहीं हटा। अपने अयोध्या दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर भी तंज कसा। अमेरिका गए, जापान गए, चीन गए, अफ्रीका गए, नाम लीजिए, वहाँ गए और वहाँ गले लगते हुए दिखे पूरी दुनिया में, लेकिन अपने लोगों से गले लगते हुए करते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये जो सरकार उन्होंने बनाई है, इस सरकार का दिल कहाँ है। इस सरकार का दिल उद्योगपतियों को अमीर बनाने में है, लेकिन गरीबों का उत्थान में नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी। ओडिशा के कोरापुट में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। 1 महीना हो गया पाकिस्तान लाशें गिनने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे हैं। आपको ये तय करना है कि आतंक के ठिकानों में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या फिर घबराकर नीची मुंडी करके बैठ जाने वाली सरकार चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए सारे हथकंडे अपना रही है, लेकिन एक सोशल साइट पर एक जो तस्वीर सामने आई है वो सुर्खियां बटोर रही है। जरा इस कप को गौर से देखिए, इस पर लिखा है मैं भी चौकीदार। ये स्लोगन बीजेपी के चुनाव प्रचार का हिस्सा है और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद बवाल मच गया। दरअसल काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक शख्स ने यह दावा किया है कि इस कप में ट्रेन के अंदर चाय बट रही थी। सवाल खड़े होने के बाद रेल मंत्रालय की तरफ से सफाई सामने आई। रेल मंत्रालय ने कहा इस बात की जानकारी मिलते ही ग्लास को हटा दिया गया है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्टर और सुपरवाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो हमने एक्शन लेते हुए इमीडिएटली उनको हटवा दिया और कुछ ही कप्स थे और कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए जो मतलब यूज हुए थे ट्रेन पे। लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग फिलहाल चुप है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि यह कप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं है बल्कि एक संगठन से जुड़ा है। चुनाव आते ही नेताओं को जनता याद आती है, गरीब याद आते हैं। सड़कों पर उतर आते हैं नेता, कभी घर में खाना खाने पहुंच जाते हैं तो कभी ढाबे में। राहुल गांधी की तस्वीर देख। चुनाव आते ही राहुल गांधी का ढाबा प्रेम एक बार फिर से सामने आ गया है। तस्वीरों में देखिए कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ राहुल गांधी एक ढाबे पर खाना खाने पहुंच गए हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी ने यहाँ सादा खाना खाया।
ढाबे पर दाल रोटी खाते राहुल गांधी को देख सभी चौंक गए और ढाबे पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राहुल गांधी हरियाणा के यमुनानगर में चुनाव प्रचार के लिए गए थे और वहीं से लौटते वक्त कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने ढाबे पर खाना खाया। इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी इंदौर में एक ढाबे पर खाना खाने पहुंचे थे, जहां आम लोगों के बीच बैठकर उन्होंने खाना खाया था। मुंबई नॉर्थ सीट से कांग्रेस ने उर्मिला मातोंडकर को उतारकर बड़ा दांव खेल दिया है। 1989 से यहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। ऐसे देखिए, ऐसे बकवास मुझे लगता है ओछी जुमलेबाजी में मुझे कोई ये नहीं है। मैंने आज तक ऐसी कोई बात की नहीं है, ना मैं अभी शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि जो भी हुआ है वो लोगों के सामने है। चौकीदार चोर है। मोदी विरोध में कांग्रेस नेताओं ने इस नारे का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस से टिकट मिलने के बावजूद उर्मिला मातोंडकर ने खुद को इससे दूर रखा। उर्मिला तो बस मुद्दों से ही उत्तरी मुंबई की सीट को जीतना चाहती है, जहां वोटों का गणित कुछ इस तरह से है। उत्तर मुंबई सीट पर 6.5 लाख मराठा वोटर हैं, तो 5.5 लाख गुजराती, जैन और राजस्थानी वोटर्स हैं। तो वहीं 2.5 लाख उत्तर भारतीय भी इस सीट पर काफी मायने रखते हैं। तो वहीं इस सीट पर 1,15,000 मुस्लिम वोटर्स भी हैं। दक्षिण भारतीय वोटर्स की तादाद भी 1 लाख है। फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम भी है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम है, वैसे हमारे इंडस्ट्री में हमारा भी नाम है। इसलिए हमें उस बात की चिंता नहीं है। और संजय निरुपम जी ने एक भोली भाली लड़की को बलि का बकरा बनाकर यहाँ पर भेजा अपनी जान छुड़ाने के लिए। इस सीट पर पिछली बार कांग्रेस के संजय निरुपम चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा इस बार इस सीट के लिए कांग्रेस को किसी बड़े चेहरे की तलाश थी, जो कांग्रेस को रंगीला गर्ल उर्मिला में दिखी। महागठबंधन में सीटों का फंसा पेच तो सुलझा लिया गया, लेकिन अब आरजेडी में दिक्कतें पैदा हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप बगावती सुर अपना रहे। ससुर, दामाद और सियासी दंगल, यही है तेज प्रताप की लेटेस्ट स्टोरी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तेज प्रताप यादव सारण से आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। खास बात यह है कि इस सीट से आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, वो रिश्ते में तेज प्रताप के ससुर जी लगते हैं। सारण से आरजेडी ने चंद्रिका प्रसाद राय को चुनावी मैदान में उतारा है। राबड़ी देवी के घर पर बड़ी शान से पोस्टर लगाया गया, बिहार के 2 लाल, लेकिन बड़े लाल यूं गुस्से में लाल होंगे, ये शायद राबड़ी और लालू ने भी नहीं सोचा होगा। अगर चुनाव आते आते मसला नहीं सुलझा, तेज प्रताप नहीं माने, तो पार्टी की फजीहत होगी, परिवार की फजीहत होगी, महागठबंधन की फजीहत होगी और इसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ेगा। तो महागठबंधन में सीटों का पेच भी सुलझ गया है और सीटों का बंटवारा भी हो गया है। कौन कौन सी सीटें कहां पर हैं, उसके लिए कुछ उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया। सुपौल से कांग्रेस ने रंजीत रंजन को टिकट दिया है, तो कटिहार से कांग्रेस ने तारिक अनवर पर भरोसा जताया है। वहीं मुंगेर से इस बार कांग्रेस ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा है। तो वैशाली से आरजेडी ने रघुवंश प्रसाद सिंह पर भरोसा जताया है। तो वहीं सिवान सीट पर एक बार फिर से आरजेडी की ओर से चुनाव मैदान में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब मैदान में है। सासाराम से कांग्रेस की मीरा कुमार मैदान में है। तो पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती फिर से मैदान में है। पटना साहिब सीट तो कांग्रेस के खाते में आई है, लेकिन अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार का फैसला नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट मिल सकता है। जज्बा किसे कहते हैं वो कोई इन बाबा से सीखे। फक्कड़ बाबा नाम है, 9वीं बार लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। कई बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, 16 बार जमानत जब्त करा चुके हैं और एक बार फिर से अब मथुरा से हेमा मालिनी को टक्कर देने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं 20वां चुनाव जीतूंगा। वो एक आज वो हर चीज भी सीखी, मैं जीतूंगा मथुरा में 20वां चुनाव। इनसे मिलिए, नाम है फक्कड़ बाबा, उम्र 75 साल। लेकिन इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये 2019 के दंगल में मथुरा में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। हेमा मालिनी एक अभिनेत्री है, अभिनेता है, हमारी उसकी कोई बराबरी जो है नहीं, लेकिन हेमा मालिनी अपनी जगह है। मैं रामचरितमानस का प्रकांड संपूर्ण रामायण मुझे कंठस्थ है। दरअसल बाबा के गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि बाबा अपना 20वां चुनाव जीतेंगे, जिसके बाद वो साल 1976 से लेकर अभी तक हर चुनाव लड़ते आए हैं। हम जीते या नहीं जीते, जब तक सांस है मेरी तब तक मैं पर्चा भरूंगा, स्टेशन पे जाकर पर्चा भरूंगा, हर हालत में पर्चा भरूंगा। बाबा का जज्बा ऐसा है कि अभी तक कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 16 बार जमानत जब्त करवा चुके हैं, लेकिन अब भविष्यवाणी के चलते 20वीं बार मैदान में है। तो इधर हाल ही में शामिल हुए कांग्रेस में हार्दिक पटेल चुनाव लड़ने का सपना देख रहे थे, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर ब्रेक लगा दिया। कौन सा मामला है जिसकी वजह से उनका सियासी सपने पर ब्रेक लगाए, आइए आपको दिखाते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उन्हें चुनाव नहीं लड़ने का आदेश दिया है। दरअसल निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को हार्दिक पटेल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।
मामला साल 2015 का है। मौसाना में तोड़फोड़ के मामले में हुई है हार्दिक को सजा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवर्नमेंट की दलीलें एक्सेप्ट की ऐसा लगता है और हार्दिक की एप्लीकेशन को रिजेक्ट की है। अब हार्दिक पटेल के वकील कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई कानूनी रास्ता निकालने की जुगत में है। एक ट्रक ड्राइवर पर अपनी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी कि गोदाम मालिक ने उस पर लाठियां तोड़ी। आपको बता दें कि इस ड्राइवर की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने ट्रक में 1.5 किलो ज्यादा वजन भर लिया। देखिए कितनी बेरहमी से इस शख्स की पिटाई की जा रही है। ये शख्स रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन पिटाई करने वाला शख्स है कि मानने को तैयार ही नहीं है। कितना बड़वाया कल? इसके शरीर पर डंडे बरसाता रहा। जब डंडा टूट गया तो टूटे हुए डंडे से इसकी पिटाई करता रहा। इसके बाद इस शख्स को बिस्तर पर पटक दिया और थप्पड़ बजाता गया। इतने में भी मन नहीं माना तो इस शख्स का गला दबाने लगा। ड्राइवर का दम घुटने लगा तो इस शख्स ने फिर से इस पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। ड्राइवर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन इस शख्स का हाथ नहीं रुका। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल पिटने वाला शख्स एक ट्रक ड्राइवर है और पीटने वाला एक गोदाम का मालिक। आरोप है कि ट्रक ड्राइवर ने ट्रक में रखे लकड़ी के बुरादे का वजन धर्म कांटे में जाकर पैसे देकर बढ़वा दिए और इस बात का पता चल जाने पर गोदाम के मालिक ने इसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मैक्सिको में ज्वालामुखी फटने से कैसे हुए लोग हैरान और तुर्की में कैसे एक आदमी तूफान में ही उड़ गया हवा में, सब कुछ देखिए वर्ल्ड कट टू कट। मेक्सिको में ज्वालामुखी फटने के चलते एक पूरे इलाके से लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। ज्वालामुखी में अचानक तेज आवाज हुई और धमाके के साथ राख का गुबार हवा में उड़ता नजर आया। तुर्की से एक हैरान करने वाला हादसा सामने आया है। तेज हवाओं के बीच खुद को बचाने के लिए एक शख्स बड़े छाते के नीचे जा छिपा, लेकिन किस्मत ऐसी रूठी कि हवा छाते को ही ले उड़ी और छाते के साथ शख्स ही हवा में उड़ गया। तकरीबन 10 फीट ऊपर जाने के बाद यह कूदा और जैसे तैसे जान बचाई। मोजाम्बिक में बाढ़ की त्रासदी में राहत पहुंचाने के लिए भारतीय नेवी ने एक बार फिर अभियान शुरू कर दिया है। नेवी का एक जहाज मोजाम्बिक के लिए रवाना हुआ है। इसके पहले भी नेवी ने मोजाम्बिक में तकरीबन 200 बाढ़ पीड़ितों को रेस्क्यू किया था। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान को शुक्रवार को दोहरा झटका लगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टेरर फंडिंग को लेकर जहां पर प्रस्ताव पास हुआ तो वहीं भारत ने भी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। आतंकवाद पर लगाम लगाने की कोशिश में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में शुक्रवार को एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसका मकसद आतंकी संगठनों को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगाने का है। यानी जो देश आतंकी फंडिंग को बढ़ावा देते हैं उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर कार्रवाई की जा सकेगी। Terrorists rely on resources to sustain themselves and their activities across the world. Effective and sustained efforts at countering terrorist financing is at the heart of the issue of addressing terrorism. We therefore welcome this initiative. एक तरफ संयुक्त राष्ट्र ने टेरर फंडिंग के खिलाफ एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो दूसरी तरफ अमेरिकी सांसद स्कॉट पेरी ने संसद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव लाया है, जिसमें आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुए इन ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। इनके नाम इद्रिस और अली थे। इनके पास से M4 बंदूक भी मिली है। बडगाम में जिस इलाके को सेना ने घेर रखा है वहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सेना के जवानों ने इलाके में कॉम्बिंग इन सर्च ऑपरेशन चलाया और आतंकियों की घेराबंदी कर ली गई। सेना के बुलंद हौसले से घबराए आतंकियों ने सरेंडर करने के बजाय गोलीबारी शुरू कर दी। सेना ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना घाटी में एक्शन मोड में है। 24 घंटे में सेना के जवानों ने अब तक 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिससे दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। इधर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज भी पाकिस्तान लगातार सीजफायर करता रहा। पाकिस्तान ने पुंछ के केजी सेक्टर में आज सीजफायर का उल्लंघन किया है। एक तरफ तो पाकिस्तान लगातार बात की दुहाई दे रहा है और दूसरी तरफ वो सीमा पर लगातार बमबारी कर रहा है। मनकोट और कृष्णा घाटी में पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की जा रही है, जिसका सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सुबह करीब 7:30 बजे पाकिस्तान ने फायरिंग करनी शुरू की। बालाकोट में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान अब तक 60 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है। पाकिस्तान ने अब तक पुंछ, राजौरी, जम्मू और बारामूला सेक्टर को निशाना बनाया है। चीन अल्पसंख्यकों पर हर हदें पार करता जा रहा है। चीन ने अब धार्मिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कोई भी जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा कर दी है। चीन का ग्वांजू प्रांत, इसी प्रांत में अल्पसंख्यकों की आजादी कुचलने की नई मुहिम शुरू की गई है। मुहिम में अल्पसंख्यकों की धार्मिक गतिविधियों की जानकारी देने पर इनाम का ऐलान किया गया है। जो भी शख्स प्रशासन को जानकारी देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस मुहिम के जरिए अल्पसंख्यकों की धार्मिक गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाएगी और जहां प्रशासन को कट्टरपंथ नजर आएगा वहां कार्रवाई की जाएगी। यानी इस मुहिम के निशाने पर सीधे सीधे चीन के मुसलमान और ईसाई हैं।
देहरादून में कार पार्किंग को लेकर हुआ है विवाद तो उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश बदन सिंह हो गया फरार। और भी बहुत कुछ है क्राइम कट टू कट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कार पार्किंग को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग मिलकर एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। जो शख्स पिट रहा है वो शोरूम का मालिक है, जबकि जो लोग पीट रहे हैं वो कार को पार्क कर रहे थे। तभी बवाल बढ़ा और कार चालक और उसके साथियों ने मिलकर शोरूम के मालिक की पिटाई कर दी। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। 1 लाख के इस इनामी बदमाश को फतेहगढ़ जेल से गाजियाबाद पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि बदन सिंह पुलिस की टीम के साथ मेरठ के होटल में पहुंचा और वहीं से फरार हो गया। पुलिस ने दारोगा समेत 3 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया है और होटल के डीवीआर को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। एमपी के दमोह में डंडों से पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सूर्यलाल पटेल को उसके ही पड़ोसी ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। भगोड़े नीरव मोदी पर आज एक और शिकंजा कस गया। नीरव मोदी की 11 गाड़ियों की नीलामी करने के कोर्ट ने आदेश दे दिए, यानी कि नीरव मोदी की अय्याशी की सल्तनत धीरे धीरे ढह रही। कभी इन्हीं महंगी गाड़ियों में नीरव मोदी घुमा करता था और अब इन्हीं गाड़ियों पर नीलामी का हथौड़ा चलेगा। अदालत के आदेश के मुताबिक इन सभी 11 महंगी गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा। बोली लगाने वाले इन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव भी ले पाएंगे। इससे पहले अलीबाग में नीरव मोदी के आलिशान बंगले को भी इस धमाके के साथ ढहा दिया गया था। नो बॉल विवाद के बाद कैसे अंपायर से भिड़े हैं विराट कोहली, उन पर कैसे खफा हुए हैं, आइए दिखाते हैं आपको स्पोर्ट्स कट टू कट। नो बॉल के बाद अंपायर्स पर भड़के आरसीबी के कप्तान विराट कोहली। विराट ने कहा कि अंपायर्स को आंखें खोलकर अंपायरिंग करनी चाहिए। नो बॉल बनी थी आरसीबी की हार का कारण। विराट की टीम को मिली थी 6 रन से हार। आज ही के दिन टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने जड़ा था 13 शतक। मुल्तान में सहवाग ने खेली थी 300 रनों की पारी। 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने थे सहवाग। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय शूटर मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में हासिल किया गोल्ड, जबकि 20 मीटर मेंस इवेंट में अभिषेक वर्मा ने जीता सिल्वर मेडल। सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट में भारत ने आखिरी मैच में पोलैंड को 10-0 से हराया। फाइनल में साउथ कोरिया से होगी भारत की टक्कर। छठे खिताब पर रहेगी भारत की नजर। देश में आज कई जगहों पर आग लगने से हड़कंप मच गया। पश्चिम बंगाल में बस जल गई, ग्रेटर नोएडा में एक फैक्ट्री में आग लग गई, तो वहीं मुंबई में एक बाजार में भीषण अग्निकांड होने की खबर है। एक साथ 3 बसें जलकर खाक हो गई। मुर्शिदाबाद में बस स्टैंड पर खड़ी बसों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कोई कुछ समझ पाता तब तक 3 बसों में आग की ऊंची लपटें उठने लगी। घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। आग लगने के फौरन बाद ही लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल विभाग के अधिकारी इस आग पर काबू पाते तब तक 3 बसें जलकर खाक हो चुकी थी। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा के थर्मोकोल की फैक्ट्री में अचानक देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। पल भर में ही पूरा इलाका गैस का चैम्बर बन गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे काले धुएं के गुबार ने आसमान को ढक लिया। आनन फानन में आसपास की फैक्ट्रियां खाली करानी पड़ी, जिससे कोई बड़ा हादसा न हो। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के घाटकोपर में भी अचानक एक मोबाइल की दुकान में आग लग गई। पूरी दुकान आग के शोलों में तब्दील हो गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। प्रियंका चोपड़ा ने किस पे फेंका है केक, और कंगना रनौत आखिर कहां पर हैं इस वक्त शूटिंग में बिजी। आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे सिनेमा कट टू कट। प्रियंका चोपड़ा का निक जोनस के साथ एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देसी गर्ल कॉन्सर्ट में आए लोगों पर केक फेंक रही हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का ये वीडियो स्टीव ऑकी के मियामी में चल रहे शो का है। कंगना रनौत फिल्म मेंटल है क्या की शूटिंग में बिजी है। सेट से कंगना की कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, जहां कंगना पुलिस की वर्दी में नजर आ रही हैं। तस्वीरों में कंगना बाइक पर बैठकर जबरदस्त स्टंट करती नजर आई। बता दें कि कंगना पहली बार पुलिस का रोल निभाने वाली है।